देखिए, लगातार मार्केट के अंदर वैलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लगातार मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर रियल में ऐसा हो जाता है तो यकीन माने स्टॉक मार्केट के अंदर एक बम्पर तेज़ी देखने को मिलेगी। और वहाँ से हो सकता है, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी कई मरतबा इस चीज़ों के ऊपर वित्तीय मंत्री ने भी बात किया था कि भाई इसकी ज़रूरत है, क्या है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, कब वो हो सकता है और उनसे किन सेक्टरों में खास तौर से। ऐसे तो पूरे स्टॉक मार्केट में, ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि तेज़ी आ सकती है, लेकिन उनमें भी खास ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ थीम्स हैं जिनको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो यकीनन इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सर प्लीज़ बराबर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और करता रहूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इससे आगे का भी सफ़र हम आपके सपोर्ट और आपके साथ की वजह से ही हम तय कर पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक की ज़रूरत है, बस लाइक करके शेयर कर दीजिए। सर मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूं जो कि आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल का अगर दिसंबर के महीने में, यानी दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, जो लास्ट टाइम पे जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो आया था 5.22%। समझ रहे हैं, ये अलग अलग वेबसाइट पे थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंट में कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्रीवियस जो था, जो पहले का इन्फ्लेशन का डेटा था वो कितना था, 5.48%। समझ रहे हैं। और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूं, यानी 5.48% जब इन्फ्लेशन के डेटा थे उस टाइम पे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है इन्फ्लेशन कुछ कम हो। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई हो सकता है 5.30 पर आ जाए, 30% पर आ जाए, लेकिन 30 से भी कम आया, 5.22% आया। तो ये एक अच्छी बात है। समझ रहे हैं। इन्फ्लेशन का डेटा देखिए, पिछले 2-3 महीने पहले देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था। फूड इन्फ्लेशन को देखिए, क्रूड ऑयल का देखिए, उसके बाद वेजिटेबल वगैरह, मतलब फूड इन्फ्लेशन में ही वेजिटेबल वगैरह आ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों पर जो इन्फ्लेशन होते हैं। उसके बाद एजुकेशन हो गया, शिक्षा वगैरह हो गया। तो इन सारे चीज़ों पे जो इन्फ्लेशन था, बहुत तगड़े लेवल का इन्फ्लेशन पहुंच चुका था, लेकिन फिलहाल उसमें कमी आई है दिसंबर के महीने में 2024 में। समझ रहे हैं ना। अब ये कमी क्यों आई है, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें कमी क्यों आई, फूड इन्फ्लेशन की वजह से आई है। समझ रहे हो, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में कमी हुई जिसकी वजह से नॉर्मल इन्फ्लेशन में भी कमी देखने को मिली है। अब देखिए, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको आप रीड करेंगे, जैसे न्यूज़ जागरण वगैरह है, उनकी तरफ से भी कई मरतबा आर्टिकल्स दिए गए। समझ रहे हैं ना। और शाये किया गया, दिया गया है, पब्लिश किया गया है, जिसमें इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर तौर पे कहा गया है कि भाई खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सस्ती हुई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में मतलब घटाव नज़र आया, इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर आया है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि कई मर्तबा आरबीआई के गवर्नर ने इस बात को कहा था कि भाई हम रेट कट अभी नहीं करेंगे। मुद्दा हमारा ये है कि क्या अब रेट कट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले की अगर कई मर्तबा की बातों को अगर याद करें तो शक्तिकांत दास जी ने इस बात को कहा था कि भाई हम रेट कट करने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस इस बात पे है कि भाई जो इन्फ्लेशन है वो 4% पर आ जाए। तो 4% पे तो नहीं आया, लेकिन पिछले 4 महीने के निचले स्तर पर ज़रूर आ गया है। तो क्या अब आरबीआई रेट कट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा होता है। तो देखिए, इसके लिए भी कहा गया है कि भाई अगर जनवरी में, इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस तरीके से अभी तक निचले स्तर, 4 महीने के निचले स्तर पे आया है इन्फ्लेशन, उसी तरीके से अगर जनवरी के महीने में भी महंगाई कम होती ही हुई नज़र आई तो यहाँ पर जो चांसेस है वो बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होंगे ही, चांसेस है कि रेट कट करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। इसको कई मरतबा निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा है, उसके अलावा और भी कई सारे मंत्री ने भी कहा है कि भाई ऐसा है कि रेट कट करने की अभी ज़रूरत है, ज़रूरत बाज़ार को भी है, ज़रूरत इकोनॉमी जो बिल्कुल सो रही है या लो पड़ी हुई है उसको रेट कट करके एक बूस्ट दिया जा सकता है। तो ये बहुत मेन चीज़ है। उसके अलावा 2023 से लेकर अभी तक रेपो रेट के अंदर भी
कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। देखिए रेपो रेट के बारे में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि आखिर ये कहते किसको है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए हम लोगों को क्या लगता है कि भाई बैंक से हम लोन लेते हैं, तो लोन कहाँ से देती है, लोन देने के लिए बैंक के पास पैसे कहाँ से आता है। तो हम में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बैंक के पास जो पैसे आते हैं एफडी आरडी के ज़रिए, वो पैसे हमारे को लोन के ज़रिए दे देता है, यानी लोन के रूप में दे देता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा पूरी तरह से ये नहीं है, समझ रहे हैं। बैंक अगर सिर्फ कस्टमर का जो एफडी आरडी के ज़रिए जो पैसा आया हुआ है सिर्फ उस पैसे पर ही लोन बांटे तो बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा और बैंक उतना ज़्यादा लोन दे ही नहीं पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाए इसके लिए वो कहाँ से पैसे लेता है, आरबीआई से पैसे लेता है। और आरबीआई से जो पैसे लेता है, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक को पैसा दे रहा है वही रेपो रेट कहलाता है। मानकर चलिए कि 1,000 रुपये ने आरबीआई ने दिया, 1,000 रुपया आरबीआई ने दिया, बैंक को दिया कि भाई ठीक है तुम लो, या बैंक ने लिया। अब आरबीआई ने कहा कि भाई इस 1,000 पे हम 6% का रेपो रेट लेंगे, यानी 6% का इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे, तो ये रेपो रेट कहलाएगा। ये 6% क्या कहलाएगा, रेपो रेट कहलाएगा। तो पिछले 1.5 सालों 2 सालों में रेपो रेट के अंदर भी किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। तो हो सकता है कि उसके अंदर भी कटौती हो सकती है, ये भी और होना भी ज़रूरी है वक्त के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इन्फ्लेशन कम हो तो रेट कट होगा, तो रेपो रेट कम होगा, ये सारी चीज़ें कम होगी। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट महंगाई के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए महंगाई कम होगी या नहीं होगी, ये आरबीआई की मीटिंग है और एफओएमसी वगैरह की जो मीटिंग है वो फरवरी के अगले महीने में मीटिंग होने वाली है। उसी मीटिंग में इसकी क्लैरिटी आएगी कि आखिर रेट कट होगा या नहीं होगा। होगा तो वहीं पर हो जाएगा और नहीं होगा तो न्यूज़ निकल कर आ जाएगी कि भाई रेपो रेट कम हुआ है या फिर क्या कहते हैं कि रेट कट वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी बातें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आखिर रेपो रेट कम होना क्यों ज़रूरी है और उसके बाद रेट कट का होना क्यों ज़रूरी है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि भाई इससे जो है ना सोई हुई इकोनॉमी, जो लो चल रही है ना इकोनॉमी, उसको बूस्ट मिल सकता है, समझ रहे हैं। मार्केट को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है और एक तरह से स्टिमुलस पैकेज का ये काम कर सकता है। लेकिन क्या है ना कि अगर रेट कट हो जाता है तो वहाँ पर कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर नहीं होता है बाय द वे, अगर आरबीआई या एफओएमसी वगैरह की मीटिंग में रेट कट नहीं होता है तो क्यों नहीं हो सकता है, उसके पीछे का भी रीज़न सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि रेपो रेट जब कम होता है या रेट कट जब होता है ना, तो वहाँ पर उसका मकसद ये होता है कि भाई लोन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके लोगों का। और जैसे ही रेट कट होगा वैसे लोन ऐसे ही ऑटोमेटिकली लोग लेने लगते हैं। तो वहाँ पर लोग जब लोन लेने लगेंगे तो वहाँ पर जो है ना महंगाई और भी ज़्यादा, क्योंकि लोन ज़्यादा लेंगे, ख़रीदारी ज़्यादा करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। तो इस वजह से हो सकता है कि रेट कट ना करे। अगर ना करेगा तो रीज़न यही होगा, मेन रीज़न, समझ रहे ना। लेकिन अगर कर देता है तो ओवरऑल मार्केट को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा और भी दूसरे सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ख़ास तौर से कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर बहुत ही ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। ये मेरी अपनी थिंकिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो सेक्टर कौन से हैं, बैंकिंग के सेक्टर हो गए, फिनेंशियल सेक्टर हो गए, कंजप्शन के सेक्टर हो गए। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर बहुत ही ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए रेट कट से ये बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ है ये, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। तो फाइनली अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं बराबर रिसेंट की हमारी जितनी वीडियोज़ है वो अक्सर वीडियोज़ में मैंने इस बात को आपको बताया है कि भाई फरवरी का जो मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, बाज़ार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं, कई सारी बातें हैं फरवरी के मंथ में जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट को, समझ रहे हैं ना। सबसे पहली चीज़ तो वही हो गया है कि भाई बजट आने वाला है और बजट के ऊपर लोगों की कड़ी नज़र रहती है। जबकि समीर अरोड़ा जी ने एक बात कहा था, उनका जब मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने एक बात कहा था कि भाई बजट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखने चाहिए और बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं होने वाला है, सेम चीज़ें होने वाली है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके वही चीज़ें होने वाली है जो पहले हुए थे और पहले कुछ सालों में हुए हैं। तो सेम वही चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, बहुत कुछ खास नहीं होने वाला है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारी मार्केट के लिए।
प्लस फरवरी के महीने में ही एफओएमसी वगैरह की मीटिंग भी, आरबीआई की मीटिंग वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। तो उसमें भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आ सकती है कि भाई हमारा जो अगला मतलब कुछ महीने होने वाला है वो कितना अच्छा है या कितना बुरा होने वाला है, क्योंकि वो जो न्यूज़ होंगे ना वो स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। तो फाइनली हमारे लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि चाहे आप इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश करते हो या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप अपने निवेश के साथ, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ आप रेगुलर बने रहे। अब देखिए न्यूज़ क्या निकल कर आती है। देखिए एक बात और भी यहाँ पर समझने वाली है, अगर मानकर चलिए कि वो न्यूज़ निकल कर आ गई है जो हमने सोचा नहीं था या जो हम अभी सोच रहे हैं लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो हमारे लिए फ़ायदेमंद समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई रेट कट होना चाहिए, इसको कई सारे लोगों ने कहा है कि रेट कट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने फंड को या अपने स्टॉक को हम रिडीम कर देंगे, पैसे वहाँ से निकाल देंगे। अगर देखिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल ही इन बातों से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सोचिए अगर 7 साल प्लस के लिए आपने निवेश किया है तो ऐसे ऐसे कितनी गिरावटें आएंगी आपके सामने जिसको आपको झेलना पड़ेगा। पिछले सोच कर देखिए, पिछले 7 साल पहले जिन्होंने निवेश किया था 7 साल के लिए, आज इस बीच में उन्होंने कितनी वैलेटिलिटी का सामना किया है, कितना कुछ झेला है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो लगभग 14-15% से ऊपर के ही रिटर्न्स हैं। तो इस चीज़ को आप मान कर चलिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि भाई पैसे बनाने के लिए मार्केट के अंदर आपको सब्र तो रखना पड़ेगा, पेशेंस तो आपको रखने की ज़रूरत होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पे इन तमाम तर मुद्दों पर आपका जो अपना वैल्यूएबल फीडबैक हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।